Hello all. Today I am going to upload it chapter 2 class 8. चैप्टर 2 का नाम है सीढ़ियाँ, जिनमें कुछ शब्दार्थ हैं जैसे बुद्धिजीवियों का विचारशील, पुनरावृत्ति का बार बार दोहराना, खिन्नता का उदासी या चिंता, संवेद का एकत्र। यहाँ से पाठ का मौखिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मौखिक का, रिक्शे वाले की बात में आपको सच्चाई कहाँ तक नजर आती है? उत्तर है रिक्शे वाले की बात में सच्चाई दूरदर्शी तक नजर आती है। दूसरा प्रश्न है, भारत के बारे में लीजा की क्या राय थी? उत्तर है भारत के बारे में लीजा की यह राय थी कि भारत एक अच्छा देश है, ऐतिहासिक जगहें अच्छी है, पर सब रास्ते और सड़कें बहुत गंदे हैं, सभी को गंदगी हटानी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं कि देश ने उनके लिए क्या किया है, क्या ऐसा कहना ठीक है? तार्किक उत्तर दीजिए। उत्तर है, वे लोग जो कहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार इस देश को गुलामी से बचाने के लिए अनेकों ने अपना बलिदान दिया है। आज के समय में अन्य देश में जाने पर हमें सम्मान के भाव से देखा जाता है और भी अनेक प्रकार की सुविधा हमें मिलती है अन्य देशों से आदि। अब हम लिखित पर आते हैं। लिखित का पहला प्रश्न है, किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण रितु इस कहानी की नायिका है? उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से रितु इस कहानी की नायिका है। पहला है, भाई के द्वारा रिश्वत लिए जाने पर उनका विरोध करना। दूसरा है, सहेली के भाई बहन द्वारा राष्ट्रगान में खड़े नहीं होने पर गुस्सा होना, खड़े होने के लिए कहना एवं सहेली को समझाना। तीसरा है, पड़ोसन द्वारा सीढ़ियां पे कचरा फैले होने पर लड़ने के कारण दोनों को समझाने के लिए रितु का आगे बढ़ना आदि। दूसरा प्रश्न है, रितु की आंखों में आंसू क्यों छलक आए? उनके मन मस्तिष्क में क्या मंथन चल रहा था? उत्तर है, स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय झंडे का सम्मान न देखकर रितु की आंखों में आंसू आ गए। विद्यालय में छोटे बच्चे के झंडे लाना का सम्मान न होना, राम दिन के बच्चे को झंडे देना एवं प्रधानाचार्य को राम दिन का शिकायत करना आदि सब बातें रितु के मन मस्तिष्क में मंथन चल रहा था। तीसरा प्रश्न है, सरकार और देश के बारे में रितु की क्या सोच थी? उत्तर है, सरकार और देश के बारे में रितु की यह सोच थी कि देश और सरकार एक ही वस्तु नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सरकार आलोचना का पात्र हो सकती है, लेकिन देश अर्थात जन्मभूमि सदा हमारे लिए वंदनीय है। चौथा प्रश्न है, लेखिका ने दिव्य वातावरण किसे कहा है? उत्तर है, विद्यालय में जब राष्ट्र ध्वज फहरा तो सभी ने समवेत स्वर में राष्ट्रगान गाया और विद्यालय में राष्ट्रगान गूंज उठा। लेखिका ने इसे ही दिव्य वातावरण कहा है। पांचवा प्रश्न है, पड़ोसनों के झगड़ने का क्या कारण था? झगड़ा कैसे समाप्त हुआ? उत्तर है, पड़ोसनों के झगड़ने का कारण महरी के द्वारा सीढ़ियां पर कचरा फेंकना था एवं रितु के द्वारा दोनों को समझाने का प्रयत्न करके एवं वहां से कचरा हटवाकर झगड़ा समाप्त हुआ। सातवां प्रश्न है, भैया ने रिश्वत लेने के कौन से तर्क दिए? उत्तर है, भैया ने रिश्वत लेने के निम्नलिखित तर्क दिए। जब सब लेते हैं तो मैं साधु क्यों बनूं? दूसरा पॉइंट है रितु की शादी के लिए। तीसरा पॉइंट है घर में सुख सुविधाएं के लिए। आठवां प्रश्न है, रितु ने क्या कहकर अपनी भाभी की अंतरात्मा को जगाया? उत्तर है, रितु ने भाभी से कहा कि क्या आपको भी रिश्वत के पैसे चाहिए, यह कहकर भाभी की अंतरात्मा को जगाया। नौवां प्रश्न है, क्या देश भी इस सीढ़ी की दशा नहीं झेल रहा? रितु के मन की इस चिंता को तार्किक रूप से स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हाँ, देश भी इस सीढ़ी की दशा झेल रहा है। देश में गलत काम सभी करते हैं, पर उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लोग किसी काम को करने के लिए रिश्वत ले रहे या दे रहे
बिना रिश्वत के अधिकतर काम नहीं होता एवं इसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं आता तथा वे लोग जो इसमें शामिल नहीं हैं उन्हें भी मजबूरी में शामिल होना पड़ता है। 10वां नंबर है पाठ अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये होगा ये नए मेहनतकश लोग हम बुद्धिजीवियों से बेहतर ढंग से राजनीति समझते हैं। ख नंबर है ये क्या जाने इनके पूर्वजों ने इसका क्या मोल चुकाया है। ग नंबर है राष्ट्रधुन बजने के समय खड़े हो जाना चाहिए। घ नंबर है सरकार आलोचना का पात्र हो सकती है लेकिन हमारी जननी जन्मभूमि हमारे लिए वंदनीय है। अंगो नंबर है राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का सम्मान हमारी माँ का हमारा अपना सम्मान है। चौ नंबर है मैं शादी तभी करूंगी जब कोई दहेज न लेने वाला मिलेगा। छ का है आप रिश्वत का चारा फेंककर अच्छे लोगों का चरित्र बिगाड़ रहे हैं। बहुविकल्पी में आते हैं। अब बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है बातूनी मीरा घर जाते हुए पूरे रास्ते चुप रही क्योंकि ऋतु अनमनी थी। दूसरा प्रश्न है भाभी रिश्वत का विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में लड़ाई का डर था। तीसरा प्रश्न है ऋतु को चिंता थी ईमान की। उसके बाद आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात का पहला नंबर है संयुक्ताक्षरों का वर्ण विच्छेद कीजिए जिसमें आप सभी को ये चारों जरूर से याद रखना है। जिसका अक्षों का होता है क हलंत प्लस स प्लस अ, ज्यों का होता है जो हलंत प्लस यों प्लस अ, त्रों का होता है तो हलंत रो प्लस ओ, अस्रों का होता है सो हलंत प्लस रो हलंत प्लस ओ। ये चारों वर्ण विच्छेद करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए आप सभी इसे याद रखिएगा। तो कक्ष का होगा क हलंत प्लस ओ प्लस को हलंत प्लस सो प्लस ओ। चरित्र का होगा हलंत हलंत प्लस ओ प्लस रो हलंत प्लस ई प्लस तो हलंत प्लस रो प्लस ओ। शिक्षक का होगा सो हलंत प्लस ई प्लस को हलंत सो प्लस ओ प्लस को प्लस ओ। अज्ञान का होगा ओ प्लस जो हलंत प्लस यो हलंत प्लस आ प्लस नो हलंत प्लस ओ। दूसरा नंबर है रो के दो रूप हैं जिसका पहला रूप है रो का रेफ और दूसरा है पादेन। देखते हैं इसे। पहला है क्वेश्चन है रेफ रो स्वर रहित है और अपने से अगले वर्ण पर लगाया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं पार्टी, पार्टी को कैसे लिख सकते हैं पोहलंत प्लस आ रो प्लस ट्यो प्लस ई। जैसे देखिए पार्टी में क्या है कि साइड में ऊपर में लगा है, इसे ही कहते हैं रेफ। समर्थन में भी देखिए ऊपर में रेफ लगा है और ये वर्ण विच्छेद किया गया है। समर्थन में देखिए रेफ लगा है, पूर्वज में वो के ऊपर रेफ है, इसे ही रेफ कहते हैं और निष्कर्ष में स के ऊपर रेफ है। उसके बाद पादेन देखते हैं। पादेन रो स्वर रहित रो है, स्वर सहित रो है। एक चीज याद रखिएगा कि रेफ जो है स्वर रहित होता है और पादेन स्वर सहित होता है। देखिएगा, याद रखिएगा, इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। यहाँ पे रेफ स्वर रहित होता है और पादेन स्वर सहित होता है। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि यह अपने से पहले आने वाले स्वर रहित व्यंजन में लगता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ये इस तरह से होता है। उसके बाद आगे देखिए, प्रचार एवं कार्यक्रम का वर्ण विच्छेद कीजिए, जो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। प्रो पो हलंत प्लस रो प्लस आ प्लस चो हलंत प्लस आ प्लस रो प्लस यो हलंत प्लस ओ।
कार्यक्रम का है क हलंत प्लस आ प्लस र प्लस य हलंत, उसके बाद अ, उसके बाद क हलंत प्लस र प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ। तीसरा नंबर है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। समर्थन का विरोध, आजादी का गुलामी, सम्मान का अपमान, आलोचना का प्रशंसा, जागरण का निंद्रा, वर्तमान का भूत, इच्छा का अनिच्छा, सज्जन का दुर्जन, उत्सुक का अनुत्सुक, विश्वास का अविश्वास, पतन का उत्थान, जीवन का मरण, जायज का नाजायज, इज्जत का निंदा। बेइज्जत भी होता है लेकिन आप निंदा लिख सकते हैं। अधिकार का अनधिकार। 4 नंबर में है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के विषय में तो आप जानते ही होंगे। लिखिए कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसमें से जो जो शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं वो सब यहाँ पर लिखा गया है, आप देख लीजिएगा इसे। बाद है पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए। राष्ट्रधुन का राष्ट्र का धुन, जन्मभूमि का जन्म की भूमि, राष्ट्रध्वज का राष्ट्र का ध्वज, रसोई घर का रसोई के लिए घर। 6 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थानों पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। क नंबर है चुनाव का नतीजा बताएगा, यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है। ये आपको ध्यान से याद रखना होगा कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, तब जाकर आप लगा पाइएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और उसे देखकर आप आगे लगा लीजिएगा। 7 नंबर है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण पदों को रेखांकित कीजिए। जो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, जो रेखांकित किए शब्द हैं वो क्रिया विशेषण है। 8 नंबर देखिएगा, दिए गए वाक्यों में पाठ में आए मुहावरों का प्रयोग कीजिए। क नंबर है देश के बारे में गलत सुनकर मेरा खून खौल उठा है। ख नंबर है पकड़े जाने पर क्यों तुम्हारा चेहरा उतर गया। ग नंबर है किसी पर कीचड़ उछालने से क्या मिलेगा। घ नंबर है चारा फेंक कर किसे अपने पक्ष में कर रहे हो। अंगो नंबर है तुमने नमक मिर्च लगाकर खूब कहा पर मैं सच्चाई जानती हूँ। 4 नंबर है कैसी जल्दी सबकी पोल खुल गई। 6 नंबर है किसी का मुंह देखना बंद करो, खुद आगे बढ़ो। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है।